सेवाएं दे रहे हैं श्री योगेंद्र वर्मा व्योम जी, और आप जो है वरिष्ठ नवगीतकार हैं और नवगीत प्रवास करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है व्योम जी आपका। धन्यवाद। आइए सबसे पहले व्योम जी का परिचय व्योम जी से ही जान लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम लेके चलेंगे। जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम योगेंद्र वर्मा व्योम है। मैं मूल रूप से पड़ोसी जनपद संभल का रहने वाला हूँ। संभल की उपनगरी सरायतरीन का रहने वाला हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा संभल में ही हुई है। स्नातक की शिक्षा मेरी चकौसी एसएन कॉलेज से हुई और उसके पश्चात मैं 1997 से मुरादाबाद में रह रहा हूँ। जहाँ तक रचना धर्मिता की बात है, मैं बता दूं कि 1986 में जब मैं इंटरमीडिएट का छात्र था तो उस समय मेरे पिता स्वर्गीय श्री देवराज वर्मा वो बिरादरी का एक मासिक पत्र निकालते थे, उसके संपादक थे वो। उसका नाम था मेड़ विचार। तो वो हम चूंकि सरायतरीन में रहते थे और वो प्रिंटिंग वगैरह का काम वो संभल में होता था, तो मुझे संभल में मैं इंटरमीडिएट कर रहा था, तो 3-4-5 किलोमीटर की दूरी है संभल सरायतरीन के बीच। तो मैं ट्यूशन पढ़ने या कॉलेज जाता था, तो वो जो कंपोजिंग का कार्य होता था, वो जो प्रूफ देखने का काम होता था, तो वो पापा मुझे सौंप देते थे। वो कहते कि भाई तू वहाँ जा रहा है तो इसे देख लेना। ठीक है। तो वहाँ पर जाने के बाद ये हुआ कि उन्होंने जो मुझे ये काम सौंपा था, तो 1 महीने का वो छप रहा था और कंपोज हो रहा था। तो कंपोजर बोला कि वो इसमें साहब इतनी जगह बची है, उसके लिए कुछ दे दो। तो मैंने तभी अपनी तुरंत 2 पंक्तियां लिखी, अनगढ़ ऐसा ही, वो उसमें छप गई। और वो पंक्ति थी सबसे जीवन की सबसे पहली पंक्ति कि नारी है समाज का वो महत्वपूर्ण अंग, इसके ना होने से इसको लग जाएगी जंग। वो तुरंत कंपोज कर दी, अखबार प्रिंटों के पापा के पास पहुंचा। उन्होंने वो देखा है कि भाई ये क्या है भाई, तो मैंने ऐसा ऐसा हुआ था। तो वो मुस्कुराए, बोले ठीक है। तो वो वहाँ से एक उत्साह मिला, आगे बढ़े। और जब मैं स्नातक का छात्र था तो उस समय पर रेलवे स्टेशन चंदौसी से काका हाथरसी की किताबें हमने खरीदी और काका हाथरसी की किताबें पढ़ी। तो वो उनकी जो शैली थी 6 पंक्तियों की जी, जो कुंडलियाँ के आधार पर होती थी, जिसे वो कहते थे फुलझड़ियाँ। वो कहते थे, काका हाथरसी कहते थे कि वो क्योंकि इसमें कुंडलियाँ का नियम नहीं अपनाया गया है, जिस शब्द से शुरू हो उसी शब्द पर सहा, तो इसलिए मैं इन्हें फुलझड़ियाँ कहता हूँ। तो वो पढ़ते गए और उसे पढ़ने के बाद ऐसा हो गया कि मैं मतलब 10 मिनट में एक नई उस तरह की रचना लिखने लगा था। किसी ने मुझे सलाह दी कि वो इसे अखबार में भेजा करूँ, तो वो 15 पैसे का पोस्ट कार्ड लिया, उस पर वो 4 लाइन लिखी और भेज दी, 6 लाइन लिखी और भेज दी, तो वो बहुत छपने लगा। ये प्रक्रिया चलती रही। रोजाना अखबार में कोई ऐसी खबर लगी जिसने टच किया, उस पर 6 पंक्तियाँ लिखी, भेज दी। अखबार में अमर उजाला में मेरी बहुत छपती थी, पत्र वाले कॉलम में, और अखबारों में भी छपती थी। लेकिन जैसे कहना चाहिए गंभीर लेखन, वो मेरा गंभीर लेखन यहाँ मुरादाबाद आने के बाद हुआ। 1998 में मैं पहली बार हिंदी साहित्य संगम संस्था
जो प्रतिमा अपनी गोष्ठी करती थी, राजेंद्र मोहन शर्मा श्रृंग जी उसके वो थे, यहाँ गायत्री प्रज्ञापीठ में लाइन पार में, तो उसमें मैं जाता था, वहाँ औरों को सुनता था। तो फिर मैंने अपनी दिशा वो हास्य व्यंग की या हल्की फुल्की रचनाओं से हटाकर फिर गंभीर लेखन की ओर में आया जी। और वो यात्रा चलती रही। और फिर लगभग 2006 में, 5 या 6 में, नहीं 5 में ही, जब मेरे 2005 में मेरे पिताजी का निधन हुआ था, तो उस समय दादा माहेश्वर तिवारी जी का फ़ोन आया। उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर कहीं से लिया होगा और उन्होंने संवेदना व्यक्त की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे एक अभिभावक की जो वो होता है सरपरस्ती जैसा, वो भाव मुझे महसूस हुआ। मैं उनसे मिला, फिर मैंने उन्हें पढ़ा, उन्हें सुना, वहाँ से मैं नवगीत की ओर को मुड़ा। मेरी अब तक 5 किताबें आ चुकी हैं जी। पहली किताब इस कोलाहल में आई थी, जिसमें वो काव्य संग्रह था, उसमें गीत भी थे, गज़लें भी थीं, दोहे भी थे, मुक्तक भी थे, मुक्त छंद भी था, मुक्त छंद की रचनाएं भी थीं जी। फिर उसके बाद मैंने एक इंटरव्यू लिए थे काफ़ी लोगों के, वो साक्षात्कार संकलन आया 2013 में, बात बोलेगी जी। और उसके 3 साल बाद 2016 में फिर पहला मेरा नवगीत का संकलन आया, रिश्ते बने रहें जी। वो रचना प्रक्रिया चलती रही, लेकिन ऐसा होता है ना, जो लेखक होता है या कवि होता है, तो वो सायास नहीं लिखता है, वो स्फूर्त रूप से रचना उतरती है। अब वो किस रूप में उतरती है, किस शेप में उतरती है, ये उस रचनाकार डिपेंड नहीं करता है, रचनाकार नहीं उसे निर्धारित करता है। तो हुआ ये कि रिश्ते बने रहे के बाद गीत भी होते रहे, नवगीत भी होते रहे, लेकिन वो अचानक दोहों की एक श्रृंखला उतरनी शुरू हो गई और दोहे उतरते गए। फिर मैंने सोचा कि चलिए दोहों का संकलन ले आते हैं। तो फिर 2023 में मेरा दोहों का संकलन आया, उगे हरे संवाद। और फिर 2024 में वो जो गीत थे मेरे, नवगीत थे, वो सब वो उन नवगीतों का संग्रह आया 2024 में, मौन को सुनकर कभी देखो। ये मेरी रचना यात्रा है। जी जी। अब आप मैं आऊँगा। धन्यवाद व्योम जी कि आपने अपने परिचय के साथ साथ अपनी साहित्यिक यात्रा और नवगीत में आने की प्रेरणा के बारे में प्रकाश डाला। मैं दूसरे प्रश्न पर सीधे सीधे आता हूँ कि नवगीत का उदय और उसकी यात्रा के बारे में प्रकाश डालिए कि नवगीत ये कहाँ से शुरू हुआ, ताकि इसका लाभ जो है भावी अध्येता पीढ़ी को मिल सके। बहुत अच्छा प्रश्न है हुसैन जी। कई लोगों को भ्रम भी है और उनके द्वारा मनगढ़ंत ये एक कहना चाहिए मनगढ़ंत आरोप कहें या उसे मनगढ़ंत विचार कहें जी कि साहब नवगीत जो है वो एक फैशन है जी, जो कि ऐसा नहीं है। नवगीत आज के समय में एक विधा बन गई है। जी गीत हमारी परंपराओं से जुड़ा हुआ गीत है। जी। नवगीत उसी गीत की शाखा है। अच्छा, नहीं यही अगर हम ये कहें, थोड़ा मैं आपको रोकते हुए पूछना चाहूंगा कि हमारे पास गीत था, तो नवगीत का उदय कैसे हुआ और इसमें किस चीज को उन्मुख किया गया? मैं वही आता हूँ, मैं वही आता हूँ। जी। मेरा ये मानना है
कि गीत मन से मन को समझकर, मन से मन को जी लेने की गेय अभिव्यक्ति गीत है। जी। वैसे गीत के बारे में ये कहा गया है, एक बार दादा तिवारी जी से चर्चा हो रही थी जी। तो उन्होंने बताया था कि गीत शब्द का प्रथम प्रयोग लोचन प्रसाद पांडे ने अपनी पुस्तक कविता कुसुम माला की भूमिका में किया था। जी, बहुत सार्वजनिक जानकारी है ये। लेकिन गीत की उत्पत्ति जो मानी जाती है वो हेमचंद्र के नाट्य शास्त्र से भी मानी जाती है। गीत की उत्पत्ति, मैं गीत की बात कर रहा हूँ। छायावाद के बाद, जिसे हम छायावादोत्तर काल कहते हैं, उस छायावाद में जो गीत था वो वायवीय था। वायवीय था, बिल्कुल कल्पना। उसमें वो नितांत काल्पनिक था और उसमें संस्कृत निष्ठ भाषा, संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग हुआ करता था। तो छायावादोत्तर काल यानी 50 के दशक के आसपास, हाँ। वो गीत को सरल करने की दृष्टि से न, एक मिनट, छायावादोत्तर काल में फिर लोगों ने ये सोचा कि प्रेम का मतलब श्रृंगार नहीं है। जी। प्रेम का मतलब सिर्फ श्रृंगार भी नहीं है। सिर्फ श्रृंगार भी नहीं। प्रेम का मतलब मानव से प्रेम भी है, रिश्तों का प्रेम भी है, रिश्तों का प्रेम भी है, प्रकृति से प्रेम भी है। तो वो जो वैचारिक दृष्टि थी वो खुली और आगे बढ़ी। फिर उसमें ये हुआ कि इसमें हम जो सामाजिक विद्रूपताएं थीं, हम उसे गीत में क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उस समय जो शमशेर बहादुर सिंह थे अज्ञेय थे, और मैं तो कहता हूं कि निराला जी ने जो मुक्त छंद की परंपरा शुरू की थी वो फिर आगे बढ़ते बढ़ते वो नई कविता की ओर आने लगी थी, जहां पर वो सामाजिक विद्रूपताओं को अभिव्यक्त करते थे नई कविता में। गीत को हेय दृष्टि से देखते थे क्योंकि उसमें मांसल प्रेम की अभिव्यक्ति होती थी। तभी कुछ लोगों ने, चाहे वो वीरेंद्र मिश्र हो, चाहे वो शंभुनाथ सिंह हो, चाहे वो भगवती प्रसाद वर्मा हो, इन लोगों ने गीत की दिशा को मोड़ा। वीरेंद्र मिश्र लिख रहे थे कि पीर मेरी कर रही गमगीन मुझको, और उससे भी अधिक तेरी नयन का नीर रानी, और उससे भी अधिक हर पांव की जंजीर रानी। वीरेंद्र मिश्र उस समय ये लिख रहे थे। शंभुनाथ सिंह लिख रहे थे कि, एक मिनट में जरा कुछ पंक्तियां हैं, वो शंभुनाथ सिंह लिख रहे थे कि दूर होती जा रही है कल्पना, पास आती जा रही है जिंदगी। तो ये इस तरह की अभिव्यक्तियां जब गीत में होने लगी जी, तो उसे तत्कालीन आलोचकों ने, तत्कालीन साहित्यकारों ने, तत्कालीन कवियों ने, तत्कालीन गीतकारों ने उसे नया गीत कहा हो। जी। नवगीत शब्द जो आया, हाँ, सर्वप्रथम जी, वो 1958 में राजेंद्र प्रसाद सिंह ने एक संकलन निकाला जिसका नाम था गीतांगिनी, और उस संकलन में उन्होंने इसी तरह के नए गीतों को लिया था। अच्छा। वो पारंपरिक गीतों को नहीं लिया था, इसी नई कहन वाले गीतों को लेकर के एक संकलन निकाला उन्होंने, गीतांगिनी।
उसकी जो भूमिका लिखी राजेंद्र प्रसाद सिंह ने, तो उस भूमिका में उन्होंने सर्वप्रथम नवगीत शब्द का प्रयोग किया कि इन्हें हम नया गीत कह लें या नव गीत कह लें, नए फ्लेवर के गीत हैं ये। वहां से फिर वो नवगीत का जब वो शुरू होता है, लेकिन उन्होंने अपनी पुस्तक को आधिकारिक रूप से नवगीत की पुस्तक नहीं कहा था, भूमिका में जिक्र किया था केवल उन्होंने नवगीत का। वहां से जब वो और आगे बढ़ती है यात्रा नवगीत की, तब भी स्वीकार्यता नवगीत की नहीं हुई थी उस समय भी, गीतांजलि आने के बाद भी। सबसे बड़ा जो जैसे कहना चाहिए चमत्कारिक वो हुआ भारतीय ज्ञानपीठ की 5 जोड़ बांसुरी से 1969 में चंद्रदेव सिंह के संपादन में आई 5 जोड़ बांसुरी, जो भारतीय ज्ञानपीठ ने छापी थी। उस 5 जोड़ बांसुरी में उस समय के जितने भी सक्रिय गीत के लोग थे, उन लोगों के उसमें गीत थे, लेकिन वो गीत वो ही नई कहन वाले गीत थे जी। बाद में 5 जोड़ बांसुरी को 5 जोड़ बांसुरी को कहना चाहिए प्रमाणिक नवगीत का माना गया, मानकीकरण उसे ये माना गया कि हाँ ये पहला नवगीत संवेद का संकलन है जी जी। उसके बाद फिर नवगीत की यात्रा आगे बढ़ी। नवगीत का मैनिफेस्टो कह सकते हैं आप, ऐसे कह लीजिए जी। उसके बाद फिर 1976 में नहीं, 1976 में नहीं, उसके बाद फिर नवगीत का जो एक तरह से कहना चाहिए चरण आया, वो शंभुनाथ सिंह शंभुनाथ सिंह के नवगीतों से तो था ही जी। लेकिन शंभुनाथ सिंह ने एक इतना बड़ा काम किया था, वो था नवगीत दशक 1980 में आया था। उस समय के जितने भी लोग थे, चाहे वो नईम हो, चाहे सोम ठाकुर हो, चाहे माहेश्वर तिवारी हो, चाहे अमरनाथ श्रीवास्तव हो, चाहे अनूप अशेष हो, इन सबको लेकर के उन्होंने एक पुस्तक तैयार की जिसमें 10 लोग थे, वरिष्ठ लोग थे जी। उमाकांत मालवीय उसमें थे जी, उमाशंकर तिवारी उसमें थे। तो 10 लोगों का उन्होंने लिया और उसका नाम दिया नवगीत दशक। पहली किताब आई इस तरह की संवेद संकलन। और मैं आपको ये बता दूं कि वो इतनी महत्वपूर्ण थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी उससे प्रभावित हुई थी और प्रधानमंत्री आवास में उस नवगीत दशक का लोकार्पण इंदिरा गांधी के हाथों से हुआ था जी 1980 में। जब वो आई पुस्तक और चर्चित हुई तो समकालीन नवगीतकारों का दबाव कहिए या ये उस शंभुनाथ सिंह के मन की इच्छा कहिए या आवश्यकता कहिए कि उनके मन में यह आया कि भाई इसकी ये तो श्रृंखला चलनी चाहिए, क्योंकि और महत्वपूर्ण लोग छूटे जा रहे हैं, केवल 10 ही लोग तो आए इसमें जी। क्योंकि माहेश्वर तिवारी उसमें नहीं थे, जबकि माहेश्वर तिवारी उस समय के बहुत ज़्यादा चर्चित और लोकप्रिय नवगीतकार हो चुके थे जी। जो नवगीत के स्थापना काल को कहें हम तो स्तंभों में उनकी गिनती होती है जी जी बिल्कुल। वो नहीं थे जी, बुद्धिनाथ जी नहीं थे जी, तो कई लोग थे। तो उन्होंने फिर वो एक और नवगीत दशक तैयार किया, उसका नाम दिया नवगीत दशक 2। फिर उसके बाद एक और हुआ जिसमें प्रयोगवाद की तरह, जैसे प्रयोगवाद में रखे हाँ, तो वो नवगीत दशक के 3 खंड आए थे जी जी। और वो तीनों खंड इतने चर्चित और प्रमाणिक
माने जाते हैं आज भी नवगीत के लिए कि उसके मुकाबले किसी को प्रामाणिकता इतनी मिली नहीं है नवगीत दशकों के बाद। फिर 3 खंडों में 30 लोग आ गए थे, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग बच गए थे जी। तो फिर उन्होंने ये किया, शंभुनाथ जी नवगीत अर्धशतक निकाला जी जी जिसमें 50 लोगों की 2-2 रचनाएं थी। जी। तो वो नवगीत अर्धशती नाम दिया उसको। बहरहाल उसके बाद नवगीत ने अपनी रफ्तार पकड़ी जी और वो नवगीत आज तक चल रहा है। जी, बहुत सारगर्भित आप जानकारी हमें प्रदान कर रहे हैं। मैं तीसरे प्रश्न को बहुत संक्षिप्त रूप में आपके समक्ष रख रहा हूं कि आपके अनुसार नवगीत की मूल पहचान क्या है जो अन्य गीत विधाओं से उसे बनाती है। जैसे मैंने पहले भी जोड़ा कि गीत से नवगीत में क्या भिन्न है। संक्षिप्त उत्तर मैं आपका चाहता हूँ। जी जी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, मैं दुष्यंत जी मैं एक बात कहता हूँ, नवगीत के शब्द में जो नव जोड़ा है जी वो ही नवगीत को गीत से अलग करता है। अर्थात जैसे नवगीत की प्रथम प्रमुख शर्त है कि उसमें नवता आवश्यक है। नवता मतलब नयापन यानी मतलब जन की पीड़ा कह सकते हैं। नहीं जी। नयापन। अब वो नयापन कई प्रकार का हो सकता है। अच्छा वो नवता शिल्पगत भी हो सकती है जी। वो नवता बिंबों की भी हो सकती है। वो नवता शैली की हो सकती है। वो नवता कथ्य की भी हो सकती है। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं उदाहरण अभी नहीं दे रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं जी कि यदि 80 के दशक में या 70 के दशक में या 90 के दशक में कोई गीतकार अगर प्रेमिका को संदेश भेजने का माध्यम पत्र बताता है तो वो इसलिए नयापन है क्योंकि उस समय पर पत्र चलते थे। उससे पहले तो वो पत्र पे लिख करके यानी पत्तों पे संदेश लिख करके कबूतर के द्वारा भेजे जाने वाले वो सारे प्रसंग हैं। अब 80 के दशक में 90 के दशक में कोई ये तो नहीं कह सकता था कि मैंने तुम्हें ईमेल किया है, क्योंकि ईमेल उस समय साधन था ही नहीं जी। अब ये सन 2010 के बाद जो संचार माध्यम के रूप में ईमेल आया, मोबाइल आया, मैसेज आया, तो ये चीज अगर उसमें जाकर के जुड़ी गीत में अभिव्यक्त होती है तो ये नयापन है जी है ना जी। 70 के दशक में 80 के दशक में उस समय कॉलोनियां इतनी नहीं होती थी जी। गांव देहात में घर वगैरह होते थे, कॉलोनियां कहाँ होती थी। अब मैं 2009 में मैंने लिखा है कि अपठनीय हस्ताक्षर जैसे कॉलोनी के लोग, अपठनीय हस्ताक्षर जैसे जी बिल्कुल। तो मैं हालांकि मैं उस समय अवोध था, लेकिन अगर उस समय के कोई रचनाकार हो, दादा तिवारी जी हो, तो वो नहीं कह सकते कि अपठनीय हस्ताक्षर जैसे कॉलोनी के लोग 1970 के दशक में नया प्रयोग है। तो इसलिए समय और कालखंड के अनुसार नयापन यानी नवता प्रतीकों की है ना चाहिए। इसकी पहली शर्त है नवता, पहली शर्त है। अब मैं यहाँ पर अब एक बात कहता हूँ, जय चक्रवर्ती है जी हैं? जय चक्रवर्ती कहते हैं जी। अब आप ये देखिए कि ये चीज नएपन की बात चल रही है ना जी।
ये चीज 90 के दशक में कहीं ही नहीं जा सकती थी। नहीं कही जा सकती। जो जय चक्रवर्ती कह रहे हैं जी वो क्या कह रहे हैं, एक फोटो रोज अपना फेसबुक पर डालता हूँ, जी एक फोटो रोज अपना फेसबुक पर डालता हूँ, जी चाहता हूँ मैं दिखूं वैसा कि जो हूँ ही नहीं मैं, नहीं जी ओढ़ता हूँ आवरण इसका कहीं उसका कहीं मैं, खूबसूरत हूँ यही भ्रम खूबसूरत पालता हूँ, एक फोटो रोज अपना फेसबुक पर डालता हूँ। अब ये बात कैसे कही जा सकती है? तो ये चीज जब गीत में कही जाएगी तो ये नवगीत हो गया। जी जी बिल्कुल, मैं आपके उत्तर से पूर्णतः सहमत हूँ, है ना। और एक बात और जोड़ता हूँ मैं इसमें, जो आपने कही कि गीत से नवगीत अलग कैसे है, इस बात को हमारे कीर्तिशेष बहुत बड़े नवगीतकार रहे हैं देवेंद्र शर्मा इंद्र, उन्होंने एक सेंटेंस में गीत और नवगीत के बीच का अंतर भी बताया है, नवगीत की विशेषता भी बताई है और उसका महत्व भी बताया है। और वो सेंटेंस क्या है जी और ये दस्तावेजी सेंटेंस है। जी जी जानना चाहूँगा मैं, क्योंकि ये बहुत उन्होंने देवेंद्र शर्मा इंद्र ने कहा है कि प्रत्येक नवगीत प्रथमता गीत होता है। अच्छा, प्रथमता गीत होता है, बिल्कुल जी, प्रत्येक नवगीत प्रथमता गीत होता है, किंतु प्रत्येक गीत नवगीत नहीं होता, नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें नव्यता का अभाव होता है। प्रत्येक नवगीत तो गीत होता है, जी, जी। प्रथमता गीत ही होता है, लेकिन प्रत्येक गीत आप नवगीत नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें नव्यता का अभाव मिलेगा। सत्य, बिल्कुल सत्य। खैर, मैं बहुत सारगर्भित, इतनी गूढ़ जानकारी मिल रही है, ये बहुत हमारे अध्येता पीढ़ी के लिए लाभान्वित होगा निश्चित रूप से। अब मैं चौथे प्रश्न की ओर आ रहा हूँ कि नवगीत की बात हो और वहाँ सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ की बात ना हो, और तो ये हमारे ये साक्षात्कार है उसकी उपादेयता को कहीं ना कहीं कमतर रखेगा। इसलिए मैं इस प्रश्न पर आता हूं कि आज के सामाजिक राजनीतिक यथार्थ को अभिव्यक्त करने में नवगीत कितना सक्षम है। देखिए, जब बात मैं अभी मैंने आपको बताया है कि गीत के होते हुए नवगीत की आवश्यकता क्यों पड़ी। जी जी बिल्कुल, वो इसीलिए पड़ी कि गीत प्रेम की, श्रृंगार की और देह की अभिव्यक्ति बनकर रह गया था। उस सामाजिक सरोकारों से जब जुड़ा, सामाजिक चिंताएं जब गीत में पहुंची, जी इसीलिए मैंने ये कहा तो कि नवगीत की बात हो और सामाजिक यथार्थ की बात ना हो तो तभी गीत को नवगीत बनना पड़ा। जी, क्यों? क्योंकि वो सामाजिक विद्रूपताएं, वो सामाजिक वो परिदृश्य नई कविता में तो आ रहे थे, किंतु गीत में नहीं आ रहे थे। इसीलिए गीत में वो सामाजिक सरोकार डाल करके गीत को नवगीत की ओर लाया गया। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि नवगीत नई कविता के बरक्स लाया गया है, उसे चुनौती के रूप में लाया गया, कुछ लोगों ने कहा। लेकिन नामवर सिंह जैसे आलोचक ने भी ये बात कही कि नवगीत नई, क्योंकि नामवर सिंह पहले गीत लिखते थे, बाद में नई कविता की ओर मुड़े और फिर उन्होंने वो नई कविता के पक्षधर बन गए थे। नहीं तो कैसे हम प्रगतिवाद का वो मान सकते, उत्तराधिकारी मान सकते क्या? मैं बता रहा हूँ जी, लेकिन उन नामवर सिंह ने भी ये कहा था कि नवगीत नई कविता को चुनौती नहीं दे रहा है, नवगीत नई कविता का सहयात्री है। उसी सामाजिक संवेदना को नई कविता अपनी शैली में व्यक्त कर रही है, नवगीत अपनी शैली में व्यक्त कर रहा है ना। अब आप ये देखिए
कि 1960-62 में, तब तो पांच जोड़ बांसुरी आई भी नहीं थी। जी 1962 में दादा माहेश्वर तिवारी कहते हैं कि धूप में जब भी जले हैं पांव, अच्छा। घर की याद आई। घर की याद आई। धूप में जब भी जले हैं पाँव, धूप में जब भी जले हैं पांव, घर की याद आई। ये उस दौरान उनकी पहचान का गीत था दादा माहेश्वर तिवारी जी के। या धूप थे बादल हुए तिनके हुए, सैकड़ों हिस्से हम गए दिन के हुए। इनके हुए हैं? जी उसी समय पर शिव बहादुर सिंह भदौरिया कह रहे थे जी कि जी कर देख लिया जीने में कितना मरना पड़ता है। जी कर देख लिया जीने में कितना मरना कितना पड़ता है। मरना जी पड़ता जी जी है ना। जी या कुमार रविंद्र लिख रहे थे कि मैले घर उजली दीवारें, इस बस्ती में पड़ी दरारें। ये सामाजिक सरोकारों को, समाज की पीड़ा को सांकेतिक रूप से अभिव्यक्त किया गया नवगीत में। ये तो बात आप भी जानते होंगे जी कि कविता चाहे वो जिस फॉर्मेट में हो, वो संकेत में बात करती है। जी अगर वो सीधी बात करेगी तो वो सपाट बयानी हो जाएगी, वो गद्य हो जाएगा, कविता नहीं हो सकती। जी जी जहाँ तक राजनीति की बात है, राजनीति में सत्यनारायण कहते हैं, सुने प्रजाजन, सुने प्रशासन, सुने प्रजाजन, प्रजाजन, अच्छा प्रशासन, सुने प्रजाजन, जी राजा बहुत बड़ा होता है। राजा बहुत बड़ा, सुने प्रजाजन, राजा बहुत बड़ा होता है। धरती पर चलता फिरता भगवान वही है। भगवान धरती पर चलता फिरता भगवान वही है। प्रजाजनों का धर्म कर्म ईमान वही है। भगवान भैया उसके श्री चरणों में स्वर्ग पड़ा होता है। श्री चरणों में स्वर्ग पड़ा होता है। सुने प्रजाजन, राजा बहुत बड़ा होता है। अच्छा भैया है ना। कहने का मतलब ये है, या शीलन सिंह चौहान कहते हैं, जो आपने कही ना कि क्या इसमें राजनीतिक और सामाजिक अभिव्यक्ति की जो बात कही, मैं उसी से ही संबंधित कह रहा हूं कि राजनीति की लंका में सब 52 गज के हैं। 52 गज के हैं। ये शीलन सिंह चौहान कह रहे हैं कि राजनीति की लंका में सब 52 गज के हैं। मेघनाथ रावण तो केवल कहने भर के हैं। अच्छा है। और ये इसकी जो गूंज है वो बहुत दूर तक जाती है। जी समझने वाले समझ जाते हैं। दुष्यंत कुमार ने अपनी गजलें कही, जिस समय उन्होंने वो गजलें लिखी उस समय तो इमरजेंसी का कहीं दूर से दूर तक वो भी नहीं था। नहीं था बिल्कुल। लेकिन जब वो इमरजेंसी लगी तो उस समय वो जो उनकी गजलें थी प्रासंगिक हुई। वो प्रासंगिक हुई और एक तरह से उस परिदृश्य का जीवंत वो बनी, उदाहरण बनी। इसीलिए लोगों की जबान पर उनके शेर आ गए। बिल्कुल तो हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो बहरहाल मैं और अगले प्रश्न की ओर आता हूँ। 2 कृतियाँ मैंने आपकी अभी जो सद्य प्रकाशित हुई हैं वो मैंने उनको पढ़ा। पहली कृति थी कि उगे हरे संवाद, और दूसरी कृति है कि मौन को सुनकर कभी देखो। बहुत ही मतलब अभिव्यंजनात्मक दोनों कृतियां हैं। वहीं से मैं एक प्रश्न ले रहा हूं कि आपके नवगीतों में आम जन की संवेदना बार बार क्यों उभरती है? देखिए, मनुष्य सारे प्राणियों से, जी इस सृष्टि में जितने प्राणी हैं, जी, चाहे पशु हैं, पक्षी हैं, कोई भी है, मनुष्य सारे प्राणियों में विशिष्ट क्यों है, अलग क्यों है? क्यों? क्योंकि वो संवेदनशील है। इसलिए संवेदना व्यक्त भी कर सकता है। उसके भीतर संवेदनाएं हैं और वो अपनी संवेदना को अभिव्यक्त कर सकता है।
जी। जो हमारे पशु पक्षी हैं या अन्य प्राणी हैं, वो उस तरह से अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। उनके अपने माध्यम हैं अभिव्यक्त करने के, जी जी, लेकिन वो उस तरह से अभिव्यक्त नहीं कर पाते। मनुष्यों में भी जी जो कवि होता है वो अत्यधिक संवेदनशील होता है, तभी वो कवि हो पाता है जी, अन्यथा वो कवि नहीं होता, कभी नहीं होता है ना। जी। आपने कभी किसी जल्लाद को कवि होते हुए नहीं देखा होगा जी जी है? जी, या आपने कभी किसी आतंकवादी को कवि होते हुए नहीं देखा होगा, है ना। जी इसी के उलट किसी कवि को आतंकवादी होते हुए भी नहीं देखा होगा, जी जी, बिल्कुल सही। है? खैर संवेदना जब हृदय में होती है, कविता तभी भीतर से सृजित होती है, जी कविता तभी भीतर से फूटती है। वो चाहे उसका रूप कविता का गीत हो, चाहे गजल हो, चाहे दोहा हो, चाहे मुक्तक हो, चाहे छंद मुक्त हो, वो भीतर से जो भाव का प्रस्फुटन है वो महत्वपूर्ण है। जहाँ तक आपने प्रश्न किया मेरे 2 संग्रहों का, जी, उसमें एक संग्रह है दोहा संग्रह, हो गए हरे संवाद जी एक संग्रह है नवगीत संग्रह, मौन को सुनकर कवि दो। जी। नहीं, दोहों में भी वहाँ संबंधों की चिंता व्यक्त की गई है कि हो गए हरे सम्मान। हाँ जी। उसमें भी है। जी तो मेरे कहने का आशय ये है कि मैं कोई भी रचना सायास नहीं लिखता हूँ और पूर्व नियोजित ढंग से नहीं लिखता हूँ कि साहब आज मुझे एक गीत लिखना है, जी ऐसा नहीं होता। जी जब गीत उतरता है या नवगीत उतरता है या दोहा लिखना होता है तो वो रात के 12 बजे भी होता है, जी जी, ये तो है। चलते चलते हो जाता है। जी तो बात संवेदनाओं की ही है। अब देखिए मैं एक बात कहता हूँ यहाँ पे आपको, है संवेदनाएं हर व्यक्ति के भीतर है। माँ को लेकर बहुत सारी रचनाएं बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से लिखा है। माँ की ममता के प्रति, माँ के समर्पण के प्रति, सब चीज के प्रति मैंने लिखा कि किसको चिंता किस हालत में कैसी है अब माँ, और उसमें जब वो आगे बढ़ती है रचना तो वो खैर वो पंक्ति मेरे दिमाग में नहीं आ रही है, लेकिन है ना। जी, तो वो एक नए ढंग से बात को कही गई है। या बेटी का अपने पीहर से बहुत वो होता है, जी संबंध होता है। जी मेरी भी बेटियां हैं, आपके भी बेटी है, वो ससुराल जाती है, हैं? मैंने अपने तरीके से लिखा कि मुनिया ने पीहर आना जाना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया भाई? वो उसी में पंक्ति आती कि जब तक पिता रहे तब तक ही, जब तक पिता रहे तब तक ही घर में रही मिठास, कुछ इस तरह का है। हाँ, है ना। जी। तो वो कहने का मतलब आशय ये है कि वो संवेदनाओं को नई तरह से अभिव्यक्त जब किया गया तब वो नवगीत की श्रेणी में आया, वरना तो सामान्य रूप से तो सभी को ही लिख रहे हैं जी। ये खैर मैं अगले प्रश्न की ओर आ रहा हूँ और बहुत ही संक्षिप्त उसका उत्तर चाहूँगा, क्योंकि प्रश्न ही बहुत ऐसा है कि नवगीत की रचना में कथ्य, शिल्प और लय, इनमें से किसे आप ज़्यादा महत्व देते, इस संबंध में आपका मत मैं जानना चाहूँगा। देखिए नवगीत की रचना में ये तीनों ही महत्वपूर्ण हैं, तीनों ही आवश्यक हैं। जी।
क्योंकि अगर कथ्य नहीं है तो आप कहाँ से लिख लेंगे, जी शिल्प नहीं है तो बेडौल होगा, जी है ना, जी और बिंब नहीं है तो सपाट बयानी होगी। नवगीत की प्रमुख शर्त नवता है। जी बिंबों का नयापन, कथ्य का नयापन, शिल्प का नयापन की बात जहाँ तक आती है, नहीं, तो मैं वो आपके लोग व्यक्तिगत लेखन की बात कर रहा हूँ कि आपके व्यक्तिगत लेखन में आप किसे ज्यादा महत्व देते हैं, बस ये प्रश्न मैं आपसे जानना मैं तीनों को महत्व देता हूँ। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत शानदार अपने अभिव्यक्ति हमारे साथ कर रहे हैं। जैसे काव्यशास्त्र कहता है कि छंदों का महत्व पद्य में छंदों का महत्व कभी खत्म नहीं हो सकता। तो ऐसे ही क्या नवगीत में शास्त्रीय छंदों की अनवरत क्या आज भी बनी हुई है? देखिए, आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जी आपके प्रश्न से पहले मैं एक बात और जोड़ दूं इसमें। जी छंदों के साथ साथ नवगीत में ही नहीं, मैं प्रत्येक कविता की बात कर रहा हूं, प्रत्येक कविता प्रारूपों की बात कर रहा हूं, जी उसमें भाषागत सहजता अनिवार्य है। जी आप यदि अपनी रचना में संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग करेंगे जी जिसे आम आदमी नहीं समझ पाता सकता, तो रचना फिर तो वो मृतप्राय हो जाती है। तो वो शब्दकोश लेकर के आपके शब्दों का अर्थ नहीं खोजेगा। जी जी बिल्कुल। इसलिए भाषाई सहजता बहुत आवश्यक है। जी जहाँ तक आपने बताया कि शास्त्रीय छंदों की बात, देखिए, जब रचना होती है विशेष रूप से गीत या गीत की शाखाएं, उसमें छंद तो होता ही है, बिना छंद के तो गीत लिखा ही नहीं जा सकता। लेकिन प्रयोग के तौर पर लोगों ने शास्त्रीय छंदों का भी प्रयोग किया है। जी लेकिन जहाँ तक मेरी अल्प जानकारी है, जी उसके मुताबिक उनकी वो रचनाएं उतनी लोकप्रिय या सराही नहीं गई जी जितनी उनकी सहज रूप से आम शैली में लिखी हुई रचनाएं सराही गई। अब मैं कहूँ कि कुंवर बेचैन जी जब लिखते हैं कि जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर अधर से हंसना, जी बिछुए जितनी दूर कुंवारे पाँव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गांव से। ये पूरी तरह से छंद में कसा हुआ गीत है उनका और उनकी पहचान का गीत है। लेकिन इसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो एक रिक्शे वाला ना समझ सके। बिल्कुल सत्य है ना। या माहेश्वर तिवारी दादा का एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, मैं उसी पर आना चाह रहा था। बेजबान छत दीवारों को घर कर देता है। इसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो एक रिक्शे वाला ना समझ सके। तो शिल्प नवगीत की रचना में छंद आवश्यक है, लेकिन हमें हिंदी की कट्टरवादिता के तहत कि हम शास्त्रीय छंदों का ही उपयोग करेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा उसमें प्रैक्टिकली संभव नहीं। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले प्रश्न की ओर जी आ रहा हूँ कि समकालीन नवगीत लेखन को आप किन चुनौतियों से घिरा देखना चाहते हैं? जैसे कि ये जो हमारी आगामी जो पीढ़ी आ रही है, क्योंकि ये जो साहित्य है कि अवरल धारा के समान है, या एक आता दूसरा जाता है, तो ऐसे ही हम अपनी परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, या मतलब किन चुनौतियों से घिरा हुआ पाते हैं? जी
बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने दुष्यंत जी। जी और मैं साहित्य के प्रति, साहित्य में भी गीत नवगीत के प्रति आपके अध्ययन और आपकी जानकारी के लिए आपकी सराहना करता हूँ, बधाई देता हूँ आपको। जी धन्यवाद। आप आज की युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। लोगों को प्रेरणा स्रोत मानना चाहिए कि हाँ, ऐसा नहीं है कि लोग पढ़ नहीं रहे हैं या लोग उसे समझ नहीं रहे हैं। आप उनके सामने साक्षात उदाहरण हैं। हाँ। आपने जो प्रश्न किया कि नवगीत के सामने क्या चुनौती है, दरअसल नवगीत के सामने ही नहीं, जी केवल नवगीत के सामने ही नहीं, पूरी की पूरी कविता के सामने एक बहुत बड़ा संकट है। जी और वो संकट है जी अधैर्य का, अधैर्य, धैर्य का अभाव। धैर्य का अभाव। जी मैं आपको बताऊं कि आज से 25-30 साल पहले तक, 20 साल पहले तक बहुत से ऐसे रचनाकार थे जो बड़े बड़े रचनाकार थे, तो वो अपनी रचनाएं लिखते थे, जी लिख करके रख देते थे। महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल के बाद उसे उठा करके पढ़ते थे। जी और तब वो देखते थे कि अरे यार ये क्या लिख दिया, हमने उठाया, लिया, फाड़ के फेंक दिया। जी फिर लिखते थे, तो वो और ज्यादा तेवर के साथ रचना आती थी। अब आज स्थिति क्या है? आज आपके साथ सोशल मीडिया जैसा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। उस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए हम आज के समय में जी अपनी रचना को जी धैर्य के साथ ठहर कर ना तो उसे देखना चाहते हैं, ना उसे परिमार्जित करना चाहते हैं, ना उसकी समीक्षा करना चाहते हैं। और तो और जैसे उर्दू में है ना उस्ताद शागिर्द की परंपरा, जी हिंदी में नहीं है। होना चाहिए, जबकि होना हिंदी में नहीं है। जी हिंदी में अगर कविता मैंने लिख ली तो मुझसे बड़ा निराला कोई नहीं है। नहीं, ये गुरु शिष्य परंपरा होनी चाहिए, अनवरत होनी चाहिए। किसी न किसी को आप दिखाएंगे तो वो रचना और परिमार्जित होकर, बढ़िया होकर सामने आएगी समाज के। 2010 से पहले जब सोशल मीडिया नहीं था तो उस समय किसी भी रचनाकार की रचना आम जनता तक आने के लिए जो माध्यम था जी। वो या तो पत्र पत्रिकाएं थे जी जी या कवि सम्मेलन का मंच था। तो उसमें तुरंत ही चाहे तो श्रोता हो और चाहे पाठक हो, वो अपनी सकारात्मक या नकारात्मक अभिव्यक्ति दे देता था। जिसे हम कहते थे कि सब रचना हिट हो गई या रचना हूट हो गई। सही बात, दो ही विकल्प है ना। अब आज स्थिति ये है, संकट इसलिए है, और जी। मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, नवगीत नहीं, केवल नवगीत नहीं, समूची कविता के सामने है। और वो ये है कि लोग जो लिख रहे हैं वो तुरंत सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं और वो तुरंत एकदम बहुत थोड़े समय में वो अपने आप को प्रचारित और प्रसारित करना चाहते हैं। वो जो आत्ममुग्धता की स्थिति है वो चिंताजनक है। और एक नवगीत के साथ एक और मजाक हो रहा है जी। और वो ये हो रहा है, मैं देखता हूँ, मतलब सोशल मीडिया नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही नहीं, प्रिंट मीडिया में भी जी किसी भी रचना के ऊपर नवगीत का टैग लगा दिया जाता है।
चाहे वो नवगीत का नाम ही नहीं हाँ, हो उसमें। तब इसीलिए तो ये साक्षात्कार महत्वपूर्ण हो जाता है कि नवगीत के तथ्यों का नहीं पता ना उनको। अब उसमें अब नहीं, अब उसमें देखिए उसमें बहुत महत्वपूर्ण वही गुरु शिष्य परंपरा है। जी। मान लीजिए आपने कोई रचना लिखी और मैं आपसे बड़ा हूँ, तो आप मुझसे कहने लगेगा साहब आप जो है जरा हमारी रचना देख लीजिए। मैं देखूंगा उसे, जो मेरी समझ में आएगा, जो मेरी बुद्धि में होगा, वो मैं आपको सुझाव भी बताऊंगा जी। और उसके बाद आप उसे प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर दो प्रकार का संकट है। पहला संकट ये है कि बहुत से ऐसे बताने वाले लोग नहीं है, ये भी एक इसका पहलू है जी। वरिष्ठ तो हैं, लेकिन वो अपने वरिष्ठता के व्यामोह में हैं। जी 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 बिल्कुल। कि इसकी हिम्मत कैसे हुई हमसे पूछने की या हमें ये आरोप, ये बटवृक्ष वाला उदाहरण देके यदा कदा लगते रहते हैं, ये चीज बिल्कुल है कि पौधे नहीं उगने देते। और जहाँ तक वो रचना छपी और उसके ऊपर नवगीत का टैग लग गया या गजल का टैग लग गया या गीत का टैग लग गया, उसमें भी मैं, हालांकि होना चाहिए ऐसा, लेकिन पत्रकार साहित्यकार नहीं होता है, उसे सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होती है कि क्या नवगीत है और क्या गीत है। उसके सामने जो लिख के भेजा उसने वो छाप दिया जी। ठीक है नहीं। तो इसमें बहुत अधिक आवश्यकता है रचनाकार को, चाहे वो नवगीत लिखे, चाहे वो गजल लिखे, चाहे वो गीत लिखे, चाहे दोहा लिखे, चाहे मुक्तक लिखे, चाहे कुछ भी लिखे, कम से कम एक नज़र अपने से वरिष्ठ को उसे जरूर दिखा लेना चाहिए। ठीक है, दिखा लेगा और उसमें कोई संशोधन होगा तो वो रचना उसका संदेश, अच्छा संदेश जाएगा, सकारात्मक संदेश जाएगा। और यदि जो मन में आया वही लिख लिया, वही भेज दिया, तो उसमें आलोचना भी सहनी पड़ेगी और फिर वो दस्तावेज ही नहीं बन पाता है। मेरे कहने का आशय है। तो चुनौतियां हैं, लेकिन अब ये चुनौतियां भी खत्म होंगी ऐसा नहीं है जी। हर चीज के दोनों पक्ष होते हैं। दोनों पक्ष होते हैं। आज के समय में ऐसा लिखने वाले हैं जो मैंने अभी बताया कि कुछ भी लिख दिया, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो नवगीत के बहुत संभावनाशील और बहुत प्रतिभावान लोग सामने आ रहे हैं। मैं 2-3 नाम आपको बता दूं, 3-4 नाम की। गरिमा सक्सेना है एक, बेंगलोर में रहती हैं, बहुत अच्छे नवगीत कहती हैं। अनामिका सिंह है जी, हैं। राहुल शिवाय बहुत अच्छे नवगीतकार हैं जी। एक वो हैं, क्या कहना चाहिए, नए लोगों में ही आपके मुरादाबाद में मीनाक्षी ठाकुर बहुत अच्छे नवगीत कह रही हैं। जी 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 बिल्कुल, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि लिखो बिल्कुल, क्योंकि ईश्वर हर किसी को कभी नहीं बनाता है। सरस्वती माँ की कृपा किसी विशेष पर होती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। वो ही कभी बन पाता है। अब मैं अंतिम प्रश्न की ओर आ रहा हूँ। जो प्रश्न अपने साक्षात्कार से तो अलग है, मगर चूंकि प्रश्न नवगीत से है, उस प्रश्न को मैं लेना चाह रहा हूँ। जैसा कि ये जो चौपाला साहित्य महोत्सव मुरादाबाद में हो रहा है, उड़ीसा, तो ये एक मुरादाबाद मंडल के लिए एक गौरवपूर्ण विषय तो है ही है। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय ये है कि नवगीत का दादा माहेश्वर तिवारी जी के नाम पर जो 1 लाख धनराशि पुरस्कार की घोषणा की गई है। और चूंकि आप दादा का सानिध्य बहुत नज़दीकी से पाए हैं और आपको आशीर्वाद हमेशा दादा का रहा है, तो मैं इस चर्चा को बिना दादा की चर्चा के सार्थक नहीं मानता। तो मैं उनकी एक रचना, कोई भी एक रचना जो आपको बहुत पसंद हो, उसकी कुछ पंक्तियां आपके मुख से अपने इनको श्रोताओं को सुनाना चाहता हूँ। जी। दादा की पंक्तियां जहाँ तक हैं, दादा के अनेक गीत हैं जी, वो बिल्कुल जो मैंने उनके मुख से सुने हैं। जी जी मैंने उनके मुख से सुने हैं जी। जिसमें एक नवगीत था कि याद तुम्हारी जैसे कोई कंचन कलश भरे, हाँ। जैसे कोई किरण अकेली पर्वत पार करे। जी।
या मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा उनका स्वर थोड़ा सा आए तो और हमारे जो दर्शक हैं उनको लाभान्वित होंगे वो थोड़ा सा अब मुझे उनका पूरा गीत तो याद नहीं है, लेकिन जी। वो उनका एक गीत है बहुत कोई ऐसी प्रसिद्ध पंक्तियां है। जो आप हाँ। जो हमारे श्रोताओं को, ताकि हमारे श्रोता उनको वो कहीं है कि- खोल के सुन सकें जी। वो है कि एक चिड़िया धड़कनों में हाँ हाँ। चहचहाती है, एक चिड़िया धड़कनों में चहचहाती है, नापती आकाश सारा पंख फैलाए, नापती आकाश सारा पंख फैलाए, किंतु इससे मोड़ के, किंतु इससे कहाँ जाए, सोच कर ये घोंसले में लौट आती है, एक चिड़िया धड़कनों में चहचहाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जोम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हम इसके आभारी हैं। और इस सारी संरचना में मैं उनका, रहमान जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने अपना ये जो स्टूडियो दिया, और साथ में मैं अपने मित्र, अपने साथी, जो परम मित्र मेरे धर्मेंद्र गंगवार जी हैं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। इसमें जो भी सहयोगी संस्थाएं रही उन सभी का आभार व्यक्त। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दुष्यंत बाबा पुनः आपसे मुलाकात करूंगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद।